कल मैंने जो आपको कुछ होमवर्क दिया था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। वही दिया था ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको सिस्टम को इस तरह से दिया था, हॉरिजॉन्टल टेबल था और इस पे मास ट्वाइस एम रखा गया था। ओके, और फिर ये एक नेल कीला बोलो सर नीचे वाला है। पहला कौन सा था? ये नीचे वाला पहले अच्छा जान दे, पहले ये सर ये हो गया था। हो गया था। देखो सर इंक्लाइंड वाला है। इंक्लाइन वाला था, ठीक है। तो हमारे पास एक वेज था, वेजिटेरियन वाला वेज नहीं है, WEDGE। इसका एंगल थीटा, थीटा कितना दिया था क्वेश्चन में? दिया होगा थीटा बेटा कुछ भी? चलिए देखते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। कैपिटल M यहां से रस्सी गई, फिर ये पुली गया, फिर यहां से रिजिड सपोर्ट से अटैच हुआ और यहां पर एक मास ट्वाइस M आया। सेम ऐसे था ना? और आपसे क्या पूछा गया था? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मास कैपिटल M twice M. Just a minute, let me see. Laws of motion. जहां तक मुझे याद है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी। 30 डिग्री। अच्छा, मैंने गलती से थीटा लिख दिया था, मतलब 30 डिग्री एंगल इसका। All the surface are find the acceleration of mass block M। हाँ, इसका ओके। तो देखो भाई, काफी आसान है ये। मैंने आपको कुछ उस दिन एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अगर ये ब्लॉक ट्वाइस M ब्लॉक जो है एक्सेलरेशन A से अगर इधर जाता है तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से? ट्वाइस A से, है ना? क्योंकि ये ब्लॉक डायरेक्टली अटैच है पुली और ये वायर जा रहा है पुली के ऊपर से और ये ब्लॉक से अटैच है। ओके, अब अगर मैं कहूं कि ठीक है, अगर ब्लॉक M की बात की जाए तो उसको इधर से लग रहा है टेंशन फोर्स T और इधर से फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। इसको कहा जाए तो भैया ये पुली को या ब्लॉक को कहा जाए। ब्लॉक देखो कैसा है, पुली का ब्लॉक का एक्सेलरेशन वही रहेगा जो कि पुली का एक्सेलरेशन है ना, और पुली तो कैसा है? मासलेस है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर टेंशन कितना डेवलप हुआ होगा? T। यहाँ कितना टेंशन डेवलप हुआ होगा? T। और यहाँ कितना डेवलप हुआ होगा? ट्वाइस mg, है ना? तो अब ऐसा है कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ब्लॉक का, तो अगर मैंने इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये कैपिटल M, इसको इधर साइड से फोर्स लगा T और इधर साइड से फोर्स लगा mg sin थीटा और इसका एक्सेलरेशन इधर हुआ है ट्वाइस A। तो मैं कह सकता हूं टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस T माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T माइनस mg sin 30 कितना होता है बेटा? 1/2 is equals to mass into acceleration। तो T is equals to, ये इसको उधर लेके चले जाओ, ma कैपिटल M नहीं यार, कैपिटल ma प्लस mg बाय 2। कैपिटल M हर जगह M कैपिटल E, तो ये mg/2। ठीक है, इसको एज एन इक्वेशन नंबर 1 डिनोट करो और छोड़ दो। अब अगर हम बात करेंगे ब्लॉक ट्वाइस M की, तो ब्लॉक ट्वाइस M को कितना फोर्स लगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगा ट्वाइस T, ये 2T है ना ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा बेटा? ट्वाइस mg, और ये नीचे आया विद एक्सेलरेशन A। तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस कितना हो जाएगा? 2mg माइनस ट्वाइस T इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, mg माइनस 2t इज इक्वल्स टू ma। 2t नहीं, सिर्फ t बोलना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर डालो तो होगा, तो mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma। t की वैल्यू उठा के डाल दो, देखो mg माइनस ma प्लस mg बाय 2 इज इक्वल्स टू ma। अब ब्रैकेट को ओपन करो तो mg माइनस ma और ये हो जाएगा माइनस mg बाय 2 इज इक्वल्स टू ma। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा, माइनस ma को इधर ला लूंगा तो क्या बचेगा, mg माइनस mg बाय 2 इज इक्वल्स टू ma, ये पहले वाला और ये इधर आ गया प्लस ma। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ mg और ये हो जाएगा ट्वाइस ma और m हुआ कैंसल, तो a इक्वल्स टू g बाय 4। मुझे इस पे थोड़ा सा शक आ रहा है, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको कि इसका आंसर यही है कि नहीं। ठीक है, लेट मी चेक इट वंस। कैलकुलेशन चेक करो जब तक, क्या कुछ गड़बड़ नजर आ रही है नहीं? वहाँ पर एक्सेलरेशन a भी ऑन 2 है कहाँ पे? पहले वाले से। पहले वाले में, हाँ, यहाँ एक्सेलरेशन ट्वाइस ए होना चाहिए था, ये ट्वाइस ए होना चाहिए था, तो अगर ट्वाइस ए रहा तो ये भी 2a और फिर वो आगे जाके ट्वाइस ma। तो फिर जब मैं t की वैल्यू डालूं तो ये हो जाना चाहिए ट्वाइस ma और ये हो जाएगा माइनस 2ma, फिर ये इधर आएगा तो 2ma, यानी कि हाँ कोई तो g बाय 6 बराबर है g बाय 6 मीटर पर सेकंड। गुड, देखो ये था उसका सॉल्यूशन। ठीक, लिख लो ये। कितने लोगों को करेक्ट आया है? सर उसमें थीटा के निकल नहीं था तो थीटा नहीं मालूम पड़ा है ना, 30 डिग्री। दूसरा है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। इस अगले क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने होमवर्क के तौर पे, 3 पॉइंट का टेंशन मारना। पॉइंट P का टेंशन पता लगाना था और ये जो ब्लॉक है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में माना जा सकता है। तो देखो यहाँ फोर्स F लगा, तो जाहिर बात है कि भैया जब आप इसको इधर खींचेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को जो कहा जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट को क्या लगेगा, इस पार्टिकल के इस पॉइंट को, कि कोई इसको इधर F फोर्स से खींच रहा है ना, तो फिर वो भी क्या जनरेट करेगा, रिएक्शन फोर्स जनरेट कर सकता है आगे के तरफ। या फिर मैं कहूंगा कि इस पूरी रस्सी में टेंशन डेवलप हो जाएगा और वो जो टेंशन डेवलप होगा वो फोर्स के बराबर ही होगा। मतलब कैसा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बेटा, कि अगर सपोज करो कोई रस्सी है जो इस तरह से लटकी हुई है ना, और अब अगर मैं जानना चाहता हूँ अगर रस्सी मासलेस है तो है, अगर रस्सी का खुद का मास है तो अलग कंडीशन आएंगी और रस्सी अगर मास है तो अलग कंडीशन आएंगी। जैसे कि मान लो कि रस्सी है और रस्सी मासलेस, इसका खुद का कोई वजन नहीं है। अब मैंने क्या किया, ये रिजिड सपोर्ट है, मेरा लेफ्ट हैंड इज माय रिजिड सपोर्ट। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको खींचा, मैं बोलूंगा व्हाट इज द टेंशन द स्ट्रिंग। मैंने 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा, बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या रहेगा, 10 न्यूटन। मतलब आप जितने फोर्स इसको खींच रहे हैं रस्सी में उतना ही टेंशन डेवलप होता है। आई बात समझ में? तो मतलब ये हुआ कि यहाँ रस्सी पे मैं F फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, तो इस रस्सी में कितना टेंशन डेवलप हुआ होगा, F फोर्स के बराबर। तो F इज इक्वल्स टू T, है ना। तो मैं कहूंगा ओके ठीक है, चलो मान लिया, है ना। यहाँ पर टेंशन कितना डेवलप हुआ होगा, T। यहाँ कितना टेंशन डेवलप हुआ होगा, T। और यहाँ कितना डेवलप हुआ होगा, T। और यहाँ कितना डेवलप हुआ होगा, T। इसको देख के साफ पता चलता है कि ट्वाइस T इज इक्वल्स टू mg, है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्वाइस T इज इक्वल्स टू 100g, mg आता है ना, तो 100g। तो T इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन, है ना, क्योंकि 1000 हो जाएगा। ट्वाइस T इज इक्वल्स टू 1000, g की वैल्यू आप डालो, 9.8 डालना है मगर, है ना। तो 9.8 मैंने लिखा भी था, g इज इक्वल्स टू 9.8। तो ठीक है 9.8, तो ये हो जाएगा
980 980, उसका आधा हो जाएगा 490 न्यूटन। ये समझा क्या आपको, है ना? नीचे वेट 100 किलोग्राम है, 100 G और ऊपर ट्वाइस G, तो दैट्स व्हाई 490 न्यूटन। ओके जी, मान लिया। और एक T यहाँ पर आपने देखा F इज इक्वल टू T। टेंशन एट पॉइंट P कितना होगा? टेंशन एट पॉइंट P ये 3 T नीचे, तो 3 टाइम्स ऑफ T के बराबर होगा, है ना? अब मैं बोलूंगा आप लोग कि देखो ये पॉइंट P या फिर ये पुली, है ना? तो पुली को ऊपर खींच रहा है ये रस्सी, और यहाँ पर टेंशन कितना होगा? P सपोज करो, है ना? अगर कोई चीज है, जैसे मैं बोलूंगा ये मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो पुली है। अब कोई चीज है उसको नीचे से खींच रहा है, और ये रस्सी यहाँ पर लगी है, ये पुली है और नीचे से कुछ वजन लटके हुए हैं। अब मैं 300 किलो के वजन लटका देता हूँ, मैं 300 किलो के वजन लटका दी, और मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है पुली का कोई खुद का कोई मास नहीं, तो मैं बोलूंगा रस्सी, ये एक अकेली रस्सी क्या कर रही है? 3 वजन को संभाल रही है। तो मैं बोलूंगा ठीक है इस रस्सी में कितना टेंशन डेवलप हुआ होगा? 300 न्यूटन या 300 किलोग्राम वेट, जो भी कहा जाएगा। तो वैसे ही तो है यहाँ पे 3 फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, T T T। ये पुली को ये तीनों फोर्सेस मिलके क्या कर रहे हैं? नीचे खींच रहे हैं, है ना? जैसे वो कैसे खींच रहे होंगे कि देखो, अगर मैं कहूंगा कि ये पुली है तो ये रस्सी इसके ऊपर से डालेगी, अगर दोनों हाथ से खींचे तो अब ये क्या कर रहा है? ये देखो ये इस साइड से ऐसा नीचे खींच रहा है ना? तो ये T, और अगर कोई चीज है जो बैलेंस कर रही है, ऊपर से एक रस्सी है ये इसको बैलेंस कर रही है, तो मैं कहूंगा इसमें देखो ये नीचे जा रहा है हाथ, ऐसा नहीं, ये पुली ऐसी नीचे जा रही है क्या? नहीं, पुली बैलेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रस्सी में जो फोर्स है और इन दोनों का जो फोर्स है वो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो इस रस्सी में फोर्स कितना है? TP, टेंशन एट पॉइंट P, और इन दोनों का मिला के कितना है? T, इसका भी मिला के कितना है? T, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? ट्वाइस T। तो इसी तरह से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर T और ये बीच में से भी है, मान लो यहाँ से भी किसी ने बांध के नीचे खींच रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? वो कुल मिला के 3D। तो टेंशन एट पॉइंट P इज इक्वल टू 3D, है ना? मगर T कितने का बेटा? 490, तो टेंशन एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 490, तो 0 327% कैरी टू 3 4 12 1470 न्यूटन। चेक करो है ऑप्शन में जी की वैल्यू 10 लेता तो 1500 आता। ठीक, देखो तो देखो बेटा, हमारा अगला टॉपिक है बेटा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या चीज है? हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हम इस फोर्स को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। आपको याद होगा जब ये लॉज ऑफ मोशन नाम का चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे, शुरू में ही मैंने बताया था फोर्सेस को क्लासिफाई किया जाता है इन 4 मेजर ग्रुप्स। पहला फोर्स क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमने कहा कि यूनिवर्स में मौजूद सारे के सारे फोर्सेस इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक पे बैठे हो अपने दोस्त के साथ, और आपका दोस्त क्या करता है? बाइक को झटके से आगे लेके जाता है, विद अ जर्क। वो क्या करता है? ये आगे बाइक को आगे लेके जाता है। तो उसमें क्या होता है? आप जब पीछे बैठे, है ना, आपको क्या फील होगा? पीछे की तरफ ऐसा झटका फील होगा, एक स्लाइड बैकवर्ड्स आपको जर्क फील होगा, है ना, जैसे किसी ने पकड़ के खींचा आपको, है ना। अब अगर मैं बोलूंगा ये जो फोर्स आपको फील हुआ, ये कौन सा फोर्स था? क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स था? ग्रेविटी की वजह से आप पीछे गए? क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था? टेंशन इन द स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा कुछ था? नहीं। ना ही ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, ना ही ये वीक न्यूक्लियर फोर्स था। इसके सोर्स की कोई जानकारी नहीं है, इसके सोर्स की कोई जानकारी नहीं है आपको। दैट्स व्हाई हम लोग ये कहते हैं एक ऐसा फोर्स है जो फिक्शियस है ना, इमेजिनरी, है ना। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, अपन बोलते हैं ना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी आर फिक्शियस। तो यही बात होती है कि इसके जैसा फिक्शियस है, इमेजिनरी। तो वैसे ही बेटा सूडो फोर्स की भी कहा जाता है, उसे कहा जाता है। ये रियलिटी में मतलब हमको एग्जिस्टेंस इसका मालूम ही नहीं है, ये रियलिटी में एग्जिस्टेंस कहाँ से आया। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या देते हैं ना, सूडो फोर्स का। और बहुत जगह होता है ऐसा, नहीं कि सिर्फ गाड़ी आगे एक्सीलरेट करने पे, रिटार्ड करने पे, है ना। एक वक्त की भी याद है, जब मैं कॉलेज टाइम अप डाउन करता था, तो उस टाइम मैंने एक नोटिस किया कि हमारे बस में जब हम ट्रैवल करते थे खामगांव में, तो उसमें कैसा था
बहुत सारे लोग साथ में अप डाउन करते, उसमें कुछ गर्ल्स भी अप डाउन करती थी। तो उसमें एक छपरी लड़का क्या करा, चश्मा वश्मा लगा के तेरे नाम वाले बाल, दुबला पतला एकदम, तेरे नाम वाले बाल मालूम है ना आपको? हमारे टाइम पे तेरे नाम मूवी आई थी, तो वो छपरी लड़के क्या करते, यूं ऐसे यूं लंबे बाल ऐसे यूं, है ना, बोकुड़ के जैसे, तो बाल बना के हो गए। तो अब ऐसा है, चश्मा लगा के, अब क्या हुआ, वो स्टाइल मारने के लिए ये ऐसी एग्जैक्ट यूं पोज उठा लो, यूं करके, यूं देखते कोटा मुंह चल रहा, और वो चश्मा लगा हुआ एकदम छपरी टाइप का पूरा, दुबला पतला बेचारा यूं बस में सपोर्ट लेके खड़ा ना, है ना। तो अब वो यूं चालू यूं देख रहा उधर, गर्ल्स को वो सोच रहा गर्ल्स इससे इंप्रेस हो रही इसकी स्टाइल से, बिना सपोर्ट भी खड़ा तो मैं देख रहा उसको, बोला मैं दुआ कर रहा जल्दी से गाड़ी ड्राइवर ब्रेक मारे, फिर दुआ कबूल हो गई। ड्राइवर ने मारा ब्रेक, तो जैसे ड्राइवर ने मारा ब्रेक यूं सीधा था, है ना, पूरा फिर यहाँ से खून निकल रहा, उसके पूरा लाल लाल हो गया, पूरी हीरोगिरी चली गई। तो भैया ने फिजिक्स नहीं पढ़ा था ना, प्रॉब्लम वो हो गया, तो फिजिक्स पढ़ लेता तो उसके साथ ये नहीं होता था, उसको कंसेप्ट मालूम होता, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मालूम होता, तो वही उसने यही गड़बड़ हुई इसके साथ कि सूडो फोर्स के बारे में जानकारी नहीं थी। कई बार ऐसा होता है सामान उठाने जाते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम में जाते हो, आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, डेडलिफ्ट आपको मालूम होगा, बॉयज को जानते हैं, गर्ल्स को शायद नहीं मालूम। उसमें क्या होता है कि ऐसे काफी ज्यादा वजन लगा के उसको ऊपर ऐसा उठाते हैं, ऊपर उठा के ऐसा बहुत कुछ उसमें होता रहता है। तो ये बहुत इसमें होता है। तो उसमें क्या है कि मान लो 40 किलो के वजन लगा के आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आपने सोचा कि मैं उठाऊंगा, और अब ऐसा है कि उसमें एक क्वेश्चन रहता है कि आप आराम से उठाना, झटके से उठाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी गैप आ सकता है बैकबोन में, है ना, ये हो सकता है। मसला क्या है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप जब है तो 40 किलो का, मगर डेडलिफ्ट करते वक्त जब आप उसको उठाते हो ऐसा जोर से, तो अगर आप इतने जोर से उठाए एकदम, तो क्या होगा कि उसमें सूडो फोर्स लगेगा, और वो वजन 40 किलो का है एक्चुअली, मगर आपके मसल्स को वो 60 किलो का फील होगा, है ना। आपके मसल्स को कितना फील होगा? 60 किलो का, क्योंकि सूडो फोर्स लगने की वजह से जैसे ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर जा रहा है, मगर सूडो फोर्स भी नीचे लग गया एक एक्स्ट्रा का, तो 40 प्लस वो मान लो एग्जांपल के तौर पे 20 किलो का उसमें क्या हो गया, सूडो फोर्स ऐड हो गया, तो कुल मिला के वो कितना हो गया, कंबाइन हो गया 60। तो अब आपकी बॉडी तैयार थी 40 किलो का वेट उठाने के लिए, है ना। अपन क्या करते, कभी भी जब उसको कोई वेट उठाते हैं तो बॉडी को उस हिसाब से रेडी करते हैं मेंटली। मैं अगर चेयर उठा रहा हूँ तो मैं ढीले हाथ से उठा लूंगा, है ना, कुछ इतना सोचूंगा नहीं। वहीं पत्थर पड़ा हुआ है बड़ा सा, तो मैं पूरी बॉडी को ऐसा कड़क कर देता हूँ, स्पाइन को कड़क कर देता हूँ, फिर उसको आराम से ऐसा उठा के धीरे करके रखता हूँ, है ना। अब मैं उस पत्थर को तो इसके जैसा उठा सकता क्या? अगर उठा लिया तो प्रॉब्लम आ सकती है बैकबोन में मेरे, है ना। शटर्स, दुकान के जब शटर्स है वो कभी जाम हो जाते, अक्सर आपने किसी से वो शटर उठा लिया मैंने झटके से, तो मेरे प्रॉब्लम आ गए, पेट में वजन भरने लगे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं, किस वजह से आते हैं कि आप झटके से उठाते हैं किसी चीज को। तो ये झटके से उठाने का मतलब क्या होता है, अब अगर आप जर्क दे रहे हैं, आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ सूडो फोर्स जनरेट होता है। तो जो उसका असल वेट है उससे ज्यादा का वेट आपकी बॉडी को फील होता है। हो सकता है आपकी बॉडी तैयार नहीं थी, हो सकता है कैपेबल थी, मगर बॉडी तैयार नहीं थी इतना फोर्स झेलने के लिए। आपने बॉडी को रेडी किए थे 60 किलोग्राम वेट झेलने के लिए, और वो आप उसको कितना फील करा रहे हैं, 60 का फील करने के लिए रेडी किए थे, मगर 80 किलोग्राम का फील हो रहा है उसको, है ना। या फिर कैपेबल ही नहीं है, आपकी बॉडी कैपेबल है सिर्फ 40 के ऊपर वजन आप उठा ही नहीं सकते, और आपने झटके से उठा लिया और वो बन गया कितने का, 60 का। तो इसी वजह से बॉडीज में क्या आता है, ये प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें ये फोर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी चीज को आप झटके से ना उठाकर आप अरे आप वो छोड़ो, आप बस एक छोटा सा पत्थर भी झटके से उठाओ, उसमें भी इशू आ सकता है ना। उसमें भी छोटा मोटा प्रॉब्लम, या छोटा मोटा ही सही, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो सूडो फोर्स क्या है? एक अपरेंट फोर्स, इट इज एन अपरेंट फोर्स, इट इज एन अपरेंट मतलब जाहिर होने वाला फोर्स, which is generated when system is in acceleration। तो सिस्टम क्या होगा बेटा? आपका एक्सेलरेशन। अब आगे समझने के लिए मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस
हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मैं इसकी फिर से पहले ही बता चुका हूँ, रिलेटिव मोशन पढ़ाते वक्त मैं फिर से बता देता हूँ, है ना. फ्रेम ऑफ बाद में लिखना बेटा, वक्त दे दूंगा मैं आपको. फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि हम आसपास की दुनिया को किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, है ना. जैसे अगर मैं आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं तो मैं कहूंगा कि व्हाइट बोर्ड किधर है, तो आप कहेंगे कि सर आपके पीछे है. प्लेटफॉर्म किधर है, तो सर आपके नीचे है. अच्छा, वो पानी की बोतल किधर है, तो आप बोलेंगे सर आपके लेफ्ट साइड है. मोबाइल स्टैंड किधर है, तो आप कहेंगे सर आपके सामने. पंखा किधर है, आप कहेंगे आपके ऊपर है. तो आप क्या कर रहे हो, मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हो और उसके हिसाब से डायरेक्शंस बता रहे हो, है ना. मैंने जैसा कहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप ट्रेन में बैठे होते हो तो ट्रेन आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है. जब आप कार में बैठे होते हो तो कार आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना. जब बाइक में बैठे होते हो तो बाइक आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है. बोले ऐसे कैसे, जैसे हम अगर ट्रेन में बैठे हैं, है ना, तो आप जिस तरह से बैठे हो आप उसी तरह से बैठे हो, मैं जिस तरह से खड़ा हूं मैं उसी तरह से खड़ा हूं. ट्रेन स्मूथली आगे जा रही है. मान लो इतनी जबरदस्त स्मूथ ट्रेन है कि हमको मोशन का पता भी नहीं चलेगा और हम लोग बाहर से कुछ देख भी नहीं सकते, पूरी ट्रेन पैक है. तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप मुझे बताना मैं मोशन में हूं कि रेस्ट में हूं, तो आपको मैं क्या लगूंगा, रेस्ट में हूं. जबकि इन एक्चुअल सेंस क्या हो रहा होगा, हम लोग मोशन में होंगे इन रियलिटी, बट हम एक दूसरे को क्या में लगेंगे, रेस्ट में. क्यों, क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है बेटा, सेम. आया समझ में आपको. तो जनरली जिस व्हीकल में आप बैठते हैं वो आपका क्या बन जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है. अब अगर सपोज करो वो सिस्टम, जैसे अगर मैं कार की बात करता हूं, है ना, अगर मैं कार में बैठा हूं, कार अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में, अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में, तो आपको कोई सूडो फोर्स फील नहीं होता. और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या कहा जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो मैं बोलूंगा यहां पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहा जाता है, तो सिस्टम इज इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. तो सिस्टम एक तो रेस्ट में होगा या फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा. तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. अच्छा ठीक है, चलो मान लिया. आगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस होते हैं, है ना. इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल फोर्सेस होते हैं. अगर कोई फोर्स फील हुआ आपको तो वो कोई रियल फोर्स ही होगा, है ना. आप खड़ी हुई कार में अचानक से अगर आप आगे की तरफ झटका फील कर रहे हैं तो एक तो क्या हुआ होगा, खड़ी हुई कार में तो आपके दोस्त ने आपको पीछे से ढकेला होगा, है, ये हो सकता. और या किसी ने आपको सामने से खींचा होगा, ये हो सकता. किसी ने धक्का दिया होगा, कुछ ये हो सकता. अगर आपके आसपास आपका दोस्त नजर आ रहा है बिल्कुल अच्छी बात है, और अगर नहीं नजर आया तो, है ना, मान लो अचानक कोई है ही यहाँ पे, है ना, तो फिर वो जिन्नात होगा. और जिन्नात का नॉर्मल रिएक्शन आपको फील हुआ है ना, वो भी देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है. जिन्नात का नॉर्मल रिएक्शन आपको फील हुआ है ना. हम लोग जो किसी को धक्का देते हैं वो हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है. तो भाई जिन्नात का नॉर्मल रिएक्शन आपको फील हुआ है. मजाक है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. जिन्नात होते होंगे बट अभी मैं एज साइंस के स्टूडेंट की तरह बात कर रहा हूँ, है ना. वो अपना रिलीजियस पार्ट थोड़ा सेपरेट रखते हैं, ठीक है. अब आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहा जाता है, अगर सिस्टम आपका, अगर मान लो सिस्टम इज इन एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन. अगर सिस्टम आपका एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन में होगा तो हम लोग कहते हैं कि ये आपका कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और इस सिचुएशन में आपको रियल फोर्स के अलावा
सूडो फोर्स भी फील होता है। रियल फोर्स के अलावा आपको सूडो फोर्स भी फील होता है, दोनों फोर्सेस फील होते हैं आपको नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, है ना। अगर गाड़ी को आप एकदम झटके से आगे ले जाते हो तो आपको पीछे की तरफ जो फोर्स फील होता है वो सूडो फोर्स है ना। मगर अगर उसी एक्सेलरेशन किसी ने आपको धक्का भी दे दिया वो भी फील होगा आपको। तो रियल फोर्स के अलावा आपको सूडो फोर्स दोनों फील होता है। अब किसी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो दोनों फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते आए, हम लोग सारे के सारे प्रॉब्लम है ना रियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करते हैं। आपने सारे फोर्सेस की जो निशानदेही की है, हाँ ये देखो ये टेंशन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, वो सबके सब रियल फोर्सेस थे ना बेटा, है ना। तो आप अभी तक जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते आए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करते आए। और अब हम जो आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी सॉल्व करके देखेंगे। वो अपनी चॉइस रहेगी कि आपको कौन सा यूज करना है। मैं शुरुआत के कुछ प्रॉब्लम्स को क्या करूंगा, दोनों तरीके से करके बताऊंगा, इनर्शियल भी और नॉन इनर्शियल। आपको लिखना भी दोनों तरीके से है ना, ताकि जानकारी अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। मगर आगे जाके ये, क्योंकि ये देखो कैसा हम जो भी पढ़ रहे हैं ना ये सब आगे इस्तेमाल होते रहता है। तो आगे जाके अगर आपको कैलकुलेशन करना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो आप इनर्शियल में भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा और नॉन इनर्शियल भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो लिख लो, अब ये लिख लो। तो देखो बेटा, एक बॉब दिया है जिसका मास m है। बॉब मतलब होता है लोहे का गोला। तो उसे लटकाया गया है छत से एक ट्रेन। वो ट्रेन एक्सेलरेशन a से आगे बढ़ रही है जैसे कि फिगर में बताया गया। तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी पता लगाइए। इस प्रॉब्लम को मैं दो तरह से सॉल्व करके बताऊंगा। एक वो तरीका जो हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना, वही समेशन एफएक्स वाला, और दूसरा सूडो फोर्स अगर उसमें आ जाए तो जैसे कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो। तो सॉल्यूशन में हम बढ़ रहे हैं आगे और इसमें हम लोग देख रहे हैं बेटा सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम। हम लोग सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इनर्शियल फ्रेम। रेडी? देखो सबसे पहले सिस्टम कौन है, किसके बारे में सब जानकारी पूछी गई है, बॉब के बारे में। तो मैं बॉब को बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा बॉब। इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं मैं कहूंगा। देखो एक है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा है टेंशन T इन द स्ट्रिंग। यहां से भी बना सकता हूं मैं। देखो वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, टेंशन T इन द स्ट्रिंग। आप जानते हो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। बिल्कुल उसी तरह से ये एंगल थीटा। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन किधर हुआ है, इधर हुआ है एक्सेलरेशन, है। अब क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर हुआ है तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस, और ये क्या बन जाएगा आपके लिए, वाई एक्सिस। ऐसा कौन सा फोर्स है जो प्योरली एक्स और वाई पे नहीं है, टी, है ना। टेंशन वेट mg तो प्योरली वाई एक्सिस है, but tension the string is lying between x and y axis, so it can be resolved into two components, है, दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं हम। जैसे कि ये कंपोनेंट आ जाएगा और ये कंपोनेंट आ जाएगा। इसको कहूंगा मैं t cos थीटा और इसे कहूंगा बेटा t sin, है ना। फिर मैं कहूंगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस। बताओ, देखो डायग्राम बताओ क्या है, बोलो बेटा कॉन्फिडेंटली बोलो। एक ही है ना, टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा। और हम लोग ने जो रूल देखे थे शुरू में उसको किससे इक्वेट करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट्स करेक्ट, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर। अच्छा, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस कितना बेटा, बोलो बिल्कुल बोलो, टी कॉस थीटा माइनस एस टी ना, अपोजिट डायरेक्शन में वो हो जाएगा t cos थीटा माइनस m, और इसे 0 से इक्वेट किया जाता है, याद है ना। समेशन fx ma से इक्वेट करते हैं, समेशन fy को 0 से। वो रूल्स पढ़ना एक बार आपने अच्छे से, इसमें लिखा हुआ था, इससे यूज नहीं हुआ ना ज्यादा, इसलिए याद नहीं रहा आपको, है ना। नहीं, इक्विलिब्रियम में तो दोनों 0 होता है, ठीक है। अब ऐसा है कि t cos थीटा माइनस m, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो t cos थीटा
इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 d sin थीटा इक्वल्स टू ma, इक्वेशन नंबर 2 d cos थीटा इक्वल्स टू mg। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करो। तुमको नहीं लगता dt क्या हो जाएगा कैंसिल, mm भी हो जाएगा कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचेगा a बाय g, और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a बाय g, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a बाय g। देखो बेटा इस तरह से आपने क्या किया बेटा, इसका एंगल निकाला। ये प्रॉब्लम जो सॉल्व किया गया था, ये अगर सूडो फोर्स का नॉलेज ना भी हो, है ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे ये मेथड से। मगर सूडो फोर्स ने अब हमें देखो कैसे है हेल्प किया। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करेंगे। अब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो वंस अगेन मैं बोलूंगा, देखो ये मेरा ये देखेंगे बॉल है, बेटा उसको यहां से वेट mg लग रहा है। अब अपने को सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाना है, तो ये वेट mg लग रहा है, टेंशन T इन द स्ट्रिंग है। और अब ये क्योंकि कौन से फ्रेम में बेटा, इसमें आपको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहां पर सूडो फोर्स जो रहेगा वो भी बताएंगे। सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है ना, तो क्योंकि गाड़ी का एक्सेलरेशन आगे हुआ है तो सूडो फोर्स पीछे है। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, फिर वही आप देखेंगे, देखो ये वर्टिकल है, ये थीटा है, तो क्या हुआ ये बेटा d cos थीटा, ये क्या होगा d sin थीटा, है ना। तो अब मैं बोलूंगा ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस, तो वो हो जाएगा t sin थीटा माइनस सूडो फोर्स। अभी जल्दबाजी नहीं करना, t sin थीटा माइनस सूडो फोर्स। असल में सूडो फोर्स ने क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ का एहसान किया। बोले कैसे, उसने एक्चुअल में बताया कि यहां पर ये आकर रुक गया, क्यों रुका, इसको पीछे खींचने वाला कौन था। सूडो फोर्स देखो, अगर मैं बोलूंगा इससे पहले जब हमने बोले एक्सेलरेशन a से आगे बढ़े तो एंगल पता लगाओ, थोड़ी देर के लिए सूडो फोर्स भूल जाओ। अब एक्सेलरेशन a से आगे बढ़े, ये बॉब पीछे गया, एंगल का पता लगाओ, आपने पता लगाया। आप अभी तक की जब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप ये नहीं बता पा रहे हैं पीछे क्यों गया, आप ये बता नहीं पा रहे पीछे क्यों गया, आप सिर्फ ये बोल रहे पीछे गया और एंगल ये ऐसा आया, है ना। तो मतलब यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ तो अप्लाई हो गया, मगर न्यूटन सेकंड लॉ प्रॉपर मीनिंग नहीं आया, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट कैन नाइदर बी डिस्प्लेस्ड, है ना, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट एक रेस्ट करेगा या यूनिफॉर्म मोशन रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जब तक उसको कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट करेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट मोशन में आया ना, तो कहीं ना कहीं उस पर कोई ना कोई क्या लगाया, फोर्स लगाया। और न्यूटन सेकंड लॉ ने, न्यूटन लॉ ने देखो कितनी खामोशी से दबा दिया इस बात को, है ना। वो मतलब बच्चा कुछ भी नहीं रहा, क्यों गया पीछे, कोई कुछ भी नहीं रहा, पीछे क्यों गया। तो सूडो फोर्स ने आकर न्यूटन लॉ पे एहसान किया, बोला कि मैं बताता हूँ वो मैं था, है ना, वो मैं था जिसने उस चीज को खींचा। कि अब तुम्हारा वो मीनिंग कंप्लीट होगा। तुमने बोला ना कि बिना फोर्स से कोई चीज पीछे हट नहीं, कहीं से हट नहीं सकती, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हटा तो किसी न किसी फोर्स की वजह से हटागा, तो वो कौन सा फोर्स था, तो वो मैं था, सूडो फोर्स था जिसने उसको क्या करा, पीछे खींचा। तो देखो इसने क्या किया, न्यूटन सेकंड लॉ को मीनिंगफुल बनाया। देखो अब ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्योंकि मुझे मालूम है इस फोर्स की वजह से वो पीछे सरका और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, है ना, सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अब इक्विलिब्रियम में आने की वजह से मैं क्या बोलूंगा, आगे का पीछे का देखो, इक्विलिब्रियम जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला इक्विलिब्रियम में दोनों जीरो होते हैं, है ना, समेशन fx भी और समेशन fy भी। और इस फोर्स की वजह से वो आया पीछे सरका और इक्विलिब्रियम में आ गया, तो समेशन fx भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो t sin थीटा माइनस fp इज इक्वल टू जीरो। तो t sin थीटा इज इक्वल टू fp। fp को मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ऑब्जेक्ट का मास रहेगा उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कोई फॉर्म बनता वही है ना, बनता वही है। बस इस बार ये फोर्स अब कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स है ना। पिछली बार वो जस्ट एक नेट फोर्स था, और अभी ये बार क्या है, सूडो फोर्स है। और समेशन fy तो वही आएगा t cos थीटा माइनस mg इक्वल्स टू जीरो, यानी कि t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करो, फिर वही होना है आपका थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ
ए बाय सी। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए दो तरीके से। मैं दो तीन और प्रॉब्लम ऐसे बताऊंगा सॉल्व कर, इसी में दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। फिर आगे जाके ये अपनी चॉइस रहेगी कि तुमको कौन सा मेथड यूज करना है, ये करना है कि ये करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा अपन ये प्रॉब्लम कर चुके हैं इस मेथड से, तो मैं भी क्या करता हूँ ज्यादातर यही मेथड यूज करता हूँ अभी आगे भी। अब कुछ कुछ जगहों पर जहां लग रहा है कि चीजें समझ में नहीं आ रही तो ये भी मेथड यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे।